तिलक लगाना, पुराने कपड़े पहनना, ईश्वर को मानना, ना मानना, यही संस्कार है क्या? नहीं जानते ना आप, बहुत की तो मीनिंग होता है संस्कार। संस्कार शब्द को जब आप बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है संस्कार। संस्कार शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु। क्री का मतलब होता है करना, सम का मतलब होता है अच्छी तरह, और संस्कारे उनको एक जो मानवीय गुण होते हैं उनका शोधन करें, उनको तुम्हारे एक परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में, वो होता है संस्कार। संस्कार ना हमारा पहनावा है, संस्कार ना हमारा दिखावा है, संस्कार हमारे वैचारिक और मानसिक दोनों स्तर पे शोधन है, संस्कार है। क्या हमारे पुराने ऋषि मुनि या हमारे पुरानी पीढ़ी संस्कार युक्त नहीं थी? कि आपके अधिक संस्कार, आजकल आपके विचार स्थिर नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, समुचित नहीं है, तो विचारों में जीवन शैली की जो एक परिष्कृत, जो संस्कृत व्यवस्था थी, वो है हमारे संस्कार। और अगर आप जानते हो तो कितने संस्कार है भारतीय संस्कृति में, मैं सिर्फ युवा पीढ़ी से पूछना चाहती हूँ, जानते हैं भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार बताए गए हैं? कोई जानता है? क्या मानेंगे आप संस्कार? भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार बताए गए हैं, और वो संस्कार में जो जन्म आरंभ होने के पूर्व आरंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और मृत्यु उसका एक अंतिम संस्कार है जिसे हम अंत्येष्टि भी कहते हैं। कितने संस्कारों की संख्या है? 16। याद रखिएगा, ये वो संस्कार है जो जन्म से प्रारंभ, जन्म लेने से पहले प्रारंभ कर दिए जाते हैं, ताकि जो बालक या बालिका जो भी बालक गर्भ में है वो उन संस्कारों से युक्त हो। इसमें विवाह भी एक संस्कार है, विवाह भी एक संस्कार है, जन्म भी एक संस्कार है। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो जात कर्म, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद, विवाह, नाम भी नहीं सुने होंगे आप सब, कहते हैं कौन से नए नए नाम हमको सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परंपरा से हम लोगों ने छोड़ दिए, हमने उन्हें पुरातन मान लिया। सीमंत संस्कार जन्म से पहले होता है, माँ को सदवाक्य दिए जाते हैं, सत्शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमने अभिमन्यु की कथा सुनी है कि अभिमन्यु ने जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की कला सुनी थी, ज्ञान दिया था, और उसको उसने अपने जीवन में उपयोग किया। वही आज भी उतना ही सार्थक है। एक स्टडी में पढ़ रही थी, कहीं पे लिखा था, एक लेडी ने, अमेरिका की टीचर, उसने कहा कि मुझे अपने पहले बेटे को इंजीनियर बनाना था, तो मैंने जिस दिन से मुझे पता चला कि मैं गर्भ वती हूँ, उस दिन से मैंने इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी शुरू करी, उसके बारे में जानना शुरू करा, करना शुरू करा, तो मेरा पहला बेटा निश्चित रूप से उनका बड़ा बेटा इंजीनियर बना। फिर अपनी सेकंड संतान के समय से उन्होंने दूसरा निर्णय लिया कि मैं उसे कवि बनाना चाहती हूँ या साहित्यकार बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने उससे संबंधित अध्ययन किया। बहुत पुरानी एक रिपोर्ट नहीं है, 10 साल पुरानी रिपोर्ट बता रही हूँ, पत्रिका में प्रकाशित। तो उनके बालक में वही गुण उत्पन्न हुए। तो ये होती है संस्कारों की महिमा, जो आपके जन्म के पहले आरंभ हो जाती है, जिसमें आपकी जात कर्म भी एक संस्कार है, जिसे हम अगर सामान्य भाषा में बताएं तो आप कह सकते हैं नारी का कहना। जन्म के समय जब बालक माता से अलग किया जाता है वो भी एक संस्कार है। उसके बाद वो माता और बालक जब घर से बाहर आते हो, कमरे से बाहर आते, वो भी एक निष्क्रमण संस्कार है। अन्नप्राशन एक संस्कार है, चूड़ा कर्म एक संस्कार है, केशांत एक संस्कार है, वेदारंभ एक संस्कार है, उपनयन एक संस्कार है। ये सारे संस्कारों की जो विधि बनाई गई है उसका एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, और ये सारी कड़ियां मिलकर हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करती हैं। बाल विवाह हमारे देश की उपज नहीं है, हमारे यहाँ पहले शिक्षा का संस्कार है, फिर समावर्तन का संस्कार है, उसके बाद विवाह एक संस्कार है। विवाह 15वां संस्कार है, और 16वां संस्कार अंत्येष्टि होता है, जो कि व्यक्ति का जीवन समाप्त होने के
शिक्षा। तो वो संस्कार नहीं है कि हमारे माता पिता हमें देना क्या चाहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि तो मेरे को तो मॉडर्नाइजेशन, आप क्या समझते हैं, मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं तो हम मॉडर्न हो जाएंगे। मॉडर्न आदमी सोच से होता है, जो हमारे पूर्वज थे, जहाँ जन्म से जाति निर्धारित नहीं थी, जहाँ जाति कर्म से निर्धारित, जहाँ आपके रंग रूप की को कोई योग्यता नहीं दी जाती थी, आपके मस्तिष्क की शक्तियां कितनी जागृत हैं उनको योग्यता दी जाती। हमारे यहाँ एक उपवास आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि उपवास है वो व्रत करो। अभी जापान के जिस वैज्ञानिक को 2 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला है ऑटोप्यूजी के चक्कर में, उसने यही बताया है कि 16 घंटे की फास्टिंग से हमारी ब्लड सेल होते हैं, वो हमारे बॉडी के बैड सेल्स को खाना शुरू कर देती है। और दिस कैन बी क्योर कैंसर ऑल्सो, कैंसर के पेशेंट को भी अगर वो उस तरह से रखा जाता है तो वो भी इम्प्रूव कर जाते हैं। वो जापान के वैज्ञानिक ने आज बता दिया कि हम मान रहे हैं कि वो पिछला साइंस बहुत अच्छी, लेकिन वही हमारे ऋषि मुनि जो फास्ट करवाते थे, जो उपवास कराते थे, जो व्रत कराते थे, वो सब वही जो वो हमारे संस्कार में हमारे यहाँ। क्योंकि चीजों को अगर हम कहें आप ऐसे कर लो तो बिल्कुल नहीं मानते। एग्जाम से पहले सारे बच्चे मंदिर की घंटी बजाने जाते हैं कि भगवान पेपर अच्छा करा दे। उस समय तो भगवान आता है आपके सामने। जब परीक्षा निपट गई, परीक्षा फल पास हो गए, मेहनत किसने करी, तो भगवान को भूल जाते। Am I right or wrong? बच्चों, आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैम ने अभी 2 सवाल मैम की बातों से निकले हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना है? अभी मैम ने बोला कि संस्कार क्या है, मैम ने आपको बताया। क्या मॉडर्निटीज में जाना, जैसे अभी आपने ही बोला था कि हमारी सोच मॉडर्न हो गई है, तो अब आप बताइए आपकी सोच किस वे में मॉडर्न हुई है? मैम सॉरी, आपकी बात मैंने बीच में काटी। अब आप बोलिए कि मैम ने जितनी भी बातें आपको बोली या आपको समझाई, उनसे आप कितना सहमत हैं? क्या वो सही है आपके लिए? तो अभी जो आपने बोला कि हमारी सोच मॉडर्न है, क्या आपको लगता है कि वो आपकी सही सोच है? चलिए, पूनम बंसल मैम, अब मैं चाहूंगा कि आप भी अपने तरीके से बच्चों से कुछ सवाल पूछें, उनके मन की स्थिति जानने की कोशिश करें। और बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों के मन की स्थिति को जानना ही इस संवाद एक कड़ी का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग बेहिचक बोलिए जो भी आपके मन में। अगर कहीं मिसगाइड है तो उसको समझाने के लिए हमारे साथ टीचर्स हैं, हमारे साथ बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं जो आपकी मनोस्थिति को समझ के आपको एक सही दिशा दिखाए। तो इसलिए आप लोग खुल के बोलिए, ये प्रोग्राम आप ही के लिए किया गया। सबसे पहले इतने सुंदर कार्यक्रम की आप लोग उत्साह बने हुए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं बोलूँ उससे पहले बच्चे आप लोग खुल के, जैसे आपने अभी बताया कि हम मॉडर्न हैं और मैम ने बताया, तो मॉडर्न से आप लोग क्या समझते हैं? सिर्फ पहनने से मॉडर्न समझते हैं आपने कहा, लेकिन आपके पेरेंट्स भी आजकल मॉडर्न है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बिल्कुल पुराने हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि पेरेंट्स मॉडर्न नहीं है? पेरेंट्स भी तो मॉडर्न है ना। तो मॉडर्न शब्द कहाँ तक आप सीमाएं मानते हो, है ना? कि सारी पेरेंट्स आपको कपड़े पहनने के लिए मना करते हैं, इसलिए वहाँ आपके विचारों में मतभेद आता है, या आपको कहीं बहुत देर तक बाहर जाने के लिए मना करते हैं, आप एक सीमाएं बनाते हैं, वहाँ आपको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना, आप परेशान होते हो, कभी तो आपस में बातचीत करते हैं, किस बात से आप लोग सोचते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो है बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव, आप लोग को सिर्फ रक्षा चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी सीमाएं आपके लिए बनाते हैं। शायद उन सीमाओं को आप पसंद नहीं कर पाते हो, इसीलिए कहीं आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। और जब पेरेंट्स के साथ वो चीज आप शेयर नहीं कर पाते, संवाद शब्द रखा है यहाँ। संवाद का मतलब है कि अगर कहीं हमारी सोच में डिफरेंस है, अंतर है, अंतर होना स्वाभाविक है, दो पीढ़ियों की सोच में हमेशा से अंतर होता है, लेकिन हम उसमें बात करें। सबसे बड़ी बात है यहाँ भी संवाद
बात है कि हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ संवाद करें, और पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है। मैंने अभी संस्कार बताया, मुझे ना बहुत बच्चे को हम ये मान लेते हैं कि वो संस्कार है, तो वो संस्कार देने की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की होती है, टीचर्स की होती है, और ग्रहण करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो वहाँ क्या लैग आता है कि आप लोग वो चीजें ना तो ग्रहण कर पाते हैं, ना ही हम आप तक पहुँचा पाते हैं। और हम वो चीज जानना चाहते हैं आपके मन की स्थिति कि ऐसी क्या चीज है जो आपको एकदम परेशान कर देती है। और हम जो आजकल सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि आत्महत्या की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा युवाओं में बढ़ रही है। तो ऐसी क्या चीजें जो हमें अवसाद तक ले जाती है, कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं, कहीं उसमें आपका उस मंजिल तक ना पहुंचने की कसर, शायद ये भी होता है। महत्वाकांक्षाएं जब बहुत कुछ पा लें और वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी कसर हमारे अंदर है। आप लोग इसको मनन करिए, उसके बाद मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि वो क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जहाँ हो जाती है वहाँ वो हमें अवसाद तक पहुंचाने का एक रास्ता बन जाता है। हम महत्वाकांक्षी हो, बिल्कुल हो, हम अब लेकिन महत्वाकांक्षी हो अपनी मेहनत से आगे बढ़े, और वहाँ पर शॉर्टकट जब हम अपनाते हैं तब हम पदग्रस्त होते हैं, तब हम दिक्कत होते हैं। शॉर्टकट नहीं अपनाते, रास्ते से हम चले, और महत्वाकांक्षी हो अपनी क्षमता को पहचानते हुए महत्वाकांक्षी। आप सबके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप सब बहुत समृद्ध हैं अपने आप में, लेकिन हर व्यक्ति की क्षमताओं में अंतर होता है। तो एक कंपटीशन की भावना हमारे अंदर अति में नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी क्षमता को पहचान के हम आगे बढ़े, और उसमें जो सबसे ज्यादा हमें सहायता देता है वो क्या है, वो आध्यात्म है। हमारे साथ आध्यात्म जब जुड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो मेरे हिस्से का है वो मैं कोशिश करके हमें वो मिल सकता है। यदि ये सोच हमारे साथ रहे तो शायद हम अपनी मंजिल को भी पा सकते हैं, अवसाद से भी दूर रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है संवाद। हम आपस में बातचीत करें, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करें, और पेरेंट्स की भी ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि मैं बच्चों को उतना दोष ना देते हुए यहाँ थोड़ा पेरेंट्स से भी बात करना चाहती हूँ कि बच्चे तो महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आज का जो परिदृश्य है, उसमें बच्चों से ज्यादा हमारे पेरेंट्स महत्वाकांक्षी हैं। और वो बच्चों की सोच से अलग एक पहले से ही उनके लिए एक भूमिका तय कर देते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मुझे विदेश में भेजना है। तो शायद बच्चे उस भूमिका से बहुत ज्यादा दबाव में आते हैं, है ना? ये बात है ना, बहुत ज्यादा हम दबाव में आते हैं। तो बच्चे तो बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, तो उनको उन चीजों से निकालने की जो विशेष जिम्मेदारी है वो हमारे पेरेंट्स की है, और उसी के लिए हम संवाद यहाँ कर रहे हैं। अब मेरी बातों से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आप खुल के अपना बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं और कहाँ हमारी प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अब आपस में शेयर करें। क्योंकि एक बहुत बड़ी हम लोग की एक समस्या है एट प्रेजेंट की कि हमारे जो संयुक्त परिवार है वो परिवार नहीं है, केवल पेरेंट्स हैं, बच्चे भी एक है, दो है। तो बच्चों को अपने मन की बात कहने के लिए अपने घर में बहुत सारी सी व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, है ना? ऐसी बात है ना, आप शेयर नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो हर भूमिका बच्चे के साथ निभाएं, उनके बहन भाई भी बनने की जरूरत है, वहां भी बने, दोस्त भी बने, और केवल महत्वाकांक्षाओं को ही उनके ऊपर ना ला दें, उनके मन स्थिति को भी जांचें, उनकी क्षमता को भी जांचें। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हमें रास्ते बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप लोग अब भी शांत मत बैठिए, खुलिए, बोलिए, बताइए। मॉडर्न की कोई बुरी चीज नहीं है, आधुनिकता, हमारे पेरेंट्स भी आज आधुनिक है,
लेकिन हर में अति हर चीज बुरी है। आज हम जरूरी है कि जो समाज चल रहा है उसके साथ हम चलेंगे, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के चले, अपने संस्कारों को साथ में लेके चले, तो हम बहुत अच्छे से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद पूनम बंसल मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी आज हम लोगों को दी। एंड मैं 1 मिनट के लिए एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ श्री सुंदर सिंह सर का, जो आज के इस संवाद एक कड़ी कार्यक्रम में हमारे एज ए चीफ गेस्ट मेरे रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर आए हैं। और सर सीएनएस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्री सुंदर सिंह सर का कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए। और अब मैं चाहता हूं कि संवाद एक कड़ी को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो गुरुजी हैं अरविंद चौधरी गुरुजी, वो बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें, या अगर उनके मन में भी बच्चों की आज की स्थिति को लेके कुछ सवाल हैं तो वो भी बच्चों से अपने मन की बात करें और बच्चों को कुछ अपने मन की बात बताएं। माँ सरस्वती के प्रांगण में सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी मंच पर पीठासीन महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और माँ के चरणों में नमन। देखो, सबसे एक बात लगती है, आज हमारे ललित जी ने एक प्रोग्राम प्रायोजित कराया। मैं जानता हूँ कि काफी लोगों को निमंत्रण भी दिया होगा, लेकिन लोग नहीं आ पाए। ये एक हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि कोई व्यक्ति अगर समाज के सुधारने या समाज में एक प्रेरणा लाने के लिए कोई भी कार्य करना चाहता है, तो हमारा समाज ही उसका साथ नहीं देता, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। पूरी सीटें भी नहीं भर पाई, 3 बजे का समय दिया, आज 4 साढ़े 4 बज चुके इस टाइम, लेकिन बड़ा दुख होता है चीजों को देखकर। चलो, ये सबका अपना अपना एक सोच है। देखो, बच्चों की जो मूलभूत तैयारी है वो परिवार से है। परिवार, माता पिता को देखना है कि हमारा बच्चा कहाँ है, किसके साथ है, कैसे बच्चों के साथ है। देखो, शिक्षक दूसरी कड़ी है, प्रथम कड़ी माता पिता और बड़े भाई बहन। जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमारे हॉस्टल वार्डन एक बात बताया करते थे कि अगर कोई कौवा, जो कौवा होता है देहाती भाषा में बोलते हैं, अगर वो हंसों के साथ बैठने लगे, रंग से भली काला रहेगा वो, लेकिन उसके चाल ढाल कर्म शरम सब हंसों वाले हो जाएंगे, शुद्ध। अगर कोई हंस कौवों के साथ बैठने लगे तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो रंग से तो बिल्कुल हंस होगा सफेद, लेकिन उसके कार्य वही कौवों वाले हो जाएंगे। तो हमें पेरेंट्स को, बच्चों के बड़े गार्जियन को यह ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा किस तरीके की संगत में है। सबसे मेन फैक्टर है संगत का। दूसरी चीज, जैसा घर में माहौल होगा, अगर घर में माहौल आध्यात्म का है तो बच्चा खुद ब खुद अपनी जो उसकी गलत विचार भी आ रहे हैं उनसे बाहर निकलता चला जाएगा, क्योंकि आध्यात्म का बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे किसी भी परिवेश को सुधारने के लिए आध्यात्म बहुत जरूरी है। और हर धर्म में हमें देखना है कि जो हमारी छोटी पीढ़ी है वो हमारे धर्म के प्रति कैसा उसका रुझान है। मैं देखता हूं इस टाइम के भागवत कथाएं चल रही हैं, जाते हैं हम उसमें, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, आरती होती है, उन्हें नहीं पता कि हमें आरती में क्या, किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी है या क्या करना है। उसका कारण है कि माता पिता को सिर्फ ये ध्यान है कि मुझे सिर्फ आरती में जाना है और एक वहां फोटो फाटो खींच के ले आने हैं। ये नहीं, घर में बच्चों को नहीं बताना कि बेटे आरती है या बच्चे आरती है तो उसको किस तरीके से आपने करना है। हमारी एक संस्था है श्री सिद्धवली गुरुजी सेवा संस्थान। श्री सिद्धवली कोटद्वार मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां की समिति का सदस्य हूँ।
हमारी समिति, हमारा जो उसकी प्रेरणा ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति में भगवान का रूप देखने लगो तो खुद ब खुद समाज से ईर्ष्या घृणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक बात है, अभी किसी के साथ कोई घटना घट जाए, पता है कि भगवान के द्वारा घटी है, लेकिन भगवान को कोस नहीं सकते कि भगवान तेने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। भगवान के प्रति एक इच्छा मतलब वही रहेगी, है भगवान हमें इससे बचाओ। तो अगर हम समाज में व्यक्ति पे ये देखने लगे कि ईश्वर है, तो खुद ब खुद समाज से ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाएगी। यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों की तरफ से तो कोई, मैं देख रहा हूँ कि कोई जवाब, कोई सवाल आ नहीं रहा। दोनों मैडमों ने भी काफी जवाब लेने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, मैं ललित जी से कहूंगा कि अभी कोई बच्चे, अगर आपने किसी ने कोई बात तैयारी कराई हो किसी चीज की, तो पहले मैं बार बार एक चीज बच्चों से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बीच में 8-10 बच्चे हैं और सब लोगों ने अपना, जब स्कूल्स में इस विषय पे बात हुई थी तो सहमति जताई थी कि सर हम लोग वहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग शांत क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। देखो बच्चों, ये कोई राजनीतिक या वैसा कोई मंच नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए मंच सजा है। कि जितने भी महानुभाव सभी लोग आए हुए हैं, ये आपकी कोई समस्या, कोई मन की व्यथा है समाज के द्वारा, या आप कोई अपनी बात रखने चाहते हो, क्योंकि अब आप इस एज के हो गए हो कि आप सब कुछ समझने लायक हो गए हो और अपनी बात आप आगे रखने लायक भी हो। और बेटे, कोई बोलना चाहे कोई? मैं आग्रह करूंगा सीएनएस स्कूल के जो डायरेक्टर साहब हैं, वो कुछ अपना विचार रखें। साथ ही मैं सीएनएस स्कूल की प्रिंसिपल मैम का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्चुअली मैं भी आज मंच पे पहली बार बोल रहा हूँ। स्टेज पे खड़े होना, मतलब मैं लास्ट में तो बोल लेता था सिर्फ एक आभार व्यक्त करने के लिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे भी बीच बीच में आप सब लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो मेरे को आदत नहीं थी। तो मेरे से एक गलती हुई कि मैंने सर का तो वेलकम कर दिया बट मैं मैम को भूल गया। तो सॉरी बोलूंगा प्रियंका मैम से कि मैं आपको वेलकम नहीं कर पाया। यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगण का अभिनंदन, बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पे टीचर भी उपस्थित हैं हमारे साथ में, कुछ स्कूल के सीएनएस से भी आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक अपना जो है संस्कार को लेके है। तो अपने जीवन में संस्कार अडॉप्ट करना ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ये इसका प्रथम गुरु हमारे होती है माता। हम लोग घर से ही सीखते हैं संस्कार। स्कूल में टीचर्स जो है उसमें एक सपोर्टिव है, वो सपोर्ट कर सकते हैं उस चीज को, पर जो संस्कार है पहली चीज वो हमें घर से ही मिलती है। हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारी सराउंडिंग, दीज ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम अवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी कैसी जगह आप रह रहे हैं, आप क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए और अच्छी चीज अडॉप्ट कीजिएगा। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आ, एक सवाल मेरे मन में है जो मुझे बच्चों से करना था कि बच्चों, आपके ऊपर जैसे एक ब्लेम ये लगता है कि आप बड़ों की बात नहीं सुन रहे हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं? जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल आप ही के ऊपर होता है कि बच्चे आजकल हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है? मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा पहले डॉक्टर एसपी सिंह सर को कि वो भी अपने चंद पंक्तियों में हमारे बीच उपस्थित बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो डॉक्टर एसपी सिंह सर। धन्यवाद ललित सैनी जी।
कि आपने अपने प्रयासों से यहाँ पर वास्तव में जिस चीज की समाज को सबसे अधिक आवश्यकता है उसके विषय में सोचा। सम्मानित मंच का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और उनके इतने अच्छी बातें, इतने अच्छे विचार, इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें, हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को सुनने को मिला। संवाद एक कड़ी जो सब्जेक्ट आज यहाँ पर रखा गया है, वास्तव में संवाद एक कड़ी मतलब 3 लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है, 3 ग्रुप को, बच्चे और उनके परिजन, अभिभावक और शिक्षक। सब ही जानते हैं इस बात को कि बच्चे ही हमारे राष्ट्र की, परिवार की और समाज की नींव है और इनका सुदृढ़ होना, इनको अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने परिवार के हिसाब से ढालना सबसे अधिक अति आवश्यक है। अब इन बच्चों को, जैसा कई बार कहा जा रहा है कि बच्चे अपनी परेशानियां भी नहीं बता पा रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा जो शिक्षक वर्ग है वो आज उनको उस तरह के दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है जैसे कि उनको मिलने चाहिए। और क्योंकि मैं तो एक तरीके से अब मैं देखता हूं कि मैं इस संवाद कड़ी में किस स्थान पर आता हूं, तो मैं तो अपने को अभिभावकों की जो है श्रेणी में रखूंगा और इसीलिए अभिभावकों की तरफ से ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस कड़ी को यदि कहीं छोड़ा गया है, कहीं जुड़ाव रुका हुआ है, तो वो केवल अभिभावकों की वजह से रुका हुआ है। हमारी पुरातन शिक्षा पद्धति, जबकि हम अपने बच्चों को डाल देते थे गुरुकुलों में और किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कि वहां पर बच्चों को जाकर के उनसे संवाद भी कर सके। तो जो गुरुओं को सम्मान उस समय दिया जाता था, हम लोगों ने आजकल वो सम्मान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत से लोग इस बात में कहते हैं, क्योंकि मैं अभिभावकों की तरफ से बोल रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, कि हम आपस में बातचीत करते हैं कि भाई शिक्षा भी अब कॉमर्शियल हो गई। वास्तविकता ये शिक्षा कॉमर्शियल भले ही हो गई हो, लेकिन आज भी जो कार्य एक शिक्षक करता है वो कार्य समाज का कोई भी वर्ग नहीं करता, किसी भी दृष्टि से, ना इतनी ईमानदारी से, ना इतनी कर्तव्य निष्ठा से और ना इतने मन से। कोई भी, किसी भी समाज का कोई भी वर्ग उठा करके देख लो आप, कि वो आज भी यदि हम तुलना करें तो शिक्षक वर्ग जो है उनमें आज भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जब तक हम अभिभावक गण बच्चों के अंदर ये भावना नहीं भरेंगे कि गुरुओं का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा उच्च स्थिति में रहे हैं। जैसे कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वही बात है कि वास्तविकता ये जो है कवित्व है, ये केवल ये निर्देशित करता है कि गुरु ही है जो सबका स्थान निर्धारित करता है बच्चों के मन में, कि तुम्हें किसका कितना सम्मान करना है, चाहे वो अपने परिवार का, अपने माता का, अपने पिता का, या अपने गुरु का, या अपने जैसे अध्यात्म की बात हुई है भगवान का, जिनको भी किसको क्या स्थान देना है, ये कड़ी जो है केवल शिक्षक ही जोड़ सकता है। वही बच्चों के मन में ये बात भावना भर सकता है। लेकिन उनको भी, हमें भी ये आवश्यक है कि हमें भी उनके प्रति उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि पहले से हमारे देश की परंपरा रही है, कि जब कोई गुरुकुल का राजा के यहाँ भी जाता था तो राजा अपनी गद्दी छोड़ करके उसको बैठाते थे, इसलिए क्योंकि वो उसको पूज्य मानते थे। वास्तव में यही है कि आज भी वही स्थान उनको मिलना ही चाहिए। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं आपको कि कोरोना काल में सबसे अधिक सफर यदि किया है तो हमारे प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने किया है। आज शिक्षा की नींव जो है वो हमारे प्राइवेट विद्यालय है। हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी एक शायद प्राइवेट विद्यालय इंस्टीट्यूशन से वो रखते होंगे। तो सबसे आज भी यदि हम देखते हैं तो शिक्षा में जहाँ देखते हैं, क्यों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, क्यों सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते,
इसलिए कि उन्हें वो हमारे परिवार को, हमारे अभिभावकों को वो नहीं मिल रहा है सरकारी स्कूलों से जो प्राइवेट स्कूलों से मिल रहा है। जब हम ये सोच रहे हैं, जब हमारी सोच ये है कि हमें प्राइवेट स्कूलों से बहुत अधिक मिल रहा है, तो हमें उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। जो अभी मैं बता रहा था, कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा सफर किया है तो हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने किया है, क्योंकि ना तो उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, ना उन्हें मैनेजमेंट की तरफ से कोई सहायता मिली, 10-5 को छोड़ करके जो बहुत बड़ी वो है, और ना उन्हें खुद मतलब अपने आप में आत्मनिर्भर होने की उनकी स्थिति भी नहीं थी। लेकिन कभी भी ना अभिभावकों ने, ना मैनेजमेंट ने, ना सरकार ने, कभी किसी ने ये बात ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने किस तरीके से सफर किया होगा। और जबकि वास्तविकता ये, किसी भी सरकार को हिलाने के लिए, किसी भी सरकार को जमाने के लिए सबसे पहला स्थान उन्हीं का है, क्योंकि वो एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि मैं इस संवाद एक कड़ी में केवल यही बताना चाहूंगा कि हमारे जो अभिभावक गण हैं, मैं अभिभावकों की तरफ से ये बात करता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि जब हम गुरुओं का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। तो इसी तरीके से यदि हम उनको पूर्ण सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से आज हमारा ये शिक्षा पद्धति निश्चित रूप से ऊपर होगी, और हम जो चाहते हैं हमारे बच्चों को मिले वो निश्चित रूप से मिले। हम खुद भी चाहते हैं, जैसे नए परिवार वाले चाहते हैं, यदि कोई नया संस्कार के कार्यक्रम स्कूल में होता है, कोई और इसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में होते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। भाई तो आप शिक्षा पे ध्यान दो, एग्जाम हो रहे हैं और आप इन कार्यक्रमों को करा रहे हैं। तो फिर जब हमारा ध्यान ही केवल वहां पर है, तो वो संस्कार जो हम चाहते हैं बच्चों में मिलने, कहाँ से मिले। तो मैं अपने सभी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो समाज की सभी सुदृढ़ नींव है, सभी समाज के एक बहुत ही ऊंची श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि हमें इस चीज को इस तरह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए या अपने बच्चों को जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाने के लिए हमें खुद स्वयं को, अपने अभिभावकों को, परिजनों को और अपने शिक्षकों को मिलकर के ही प्रयास करना चाहिए कि वो वैसे बने जैसा कि हमें, हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को आवश्यकता है। ऐसे बच्चे मिले तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे, और हमारा राष्ट्र भी, हमारा समाज भी, हमारा परिवार भी निश्चित रूप से निरंतर सफलता प्राप्त करेगा। धन्यवाद डॉक्टर एस सिंह सर। अब मेन एक सवाल, हमने बच्चों से बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन बच्चे शांत रहे हैं। एक चीज है कि आज बच्चे अपने पेरेंट्स के अपेक्षा टीचर्स के साथ में बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, समय भी वो ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने काम में बिजी है, लेकिन जितना टाइम स्कूल्स में और ट्यूशंस में निकलता है, अगर हम उस चीज को देखें तो शायद अगर हम पेरेंट्स के साथ में 2 घंटे बिता रहे हैं तो हम अपने टीचर्स के साथ में 8 घंटे आराम से बिता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो टीचर्स बैठे हैं वो बच्चों के, यहाँ पे बैठे हुए बच्चों की मनोस्थिति को समझ पा रहे होंगे कि बच्चों से जो सवाल किए जा रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे। इस विषय में अब मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षकगण जो यहाँ पे हैं वो अपने अपने विचार रखें कि आखिर बच्चे क्यों, जबकि आपके साथ ज्यादा समीप हैं, और यही बच्चे नहीं, कोई भी बच्चा है वो टीचर से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। अब आप बच्चों की मनोस्थिति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि बच्चा आज अगर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे आप लोगों को क्या कारण लगता है? कृपया आप अपने अपने विचारों में बताएं। आज के कार्यक्रम में संवाद एक कड़ी। सबसे पहले सम्मानित मंच, सम्मानित सभागार और प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि अभी ललित सैनी जी ने एक सवाल किया कि बच्चों का अटैचमेंट शिक्षक के साथ ज्यादा है बजाय उनके माता पिता के। तो इसके बारे में, जैसे कि आज का कार्यक्रम क्या है,
संवाद एक कड़ी। संवाद का मतलब क्या होता है? अपनी बात को साझा करना, अपनी भावनाओं को कहना, साझा करना। तो मुझे तो इस चीज की यहाँ पर कमी दिख रही है। और अगर हम देखें तो आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें भी इस चीज की बहुत अधिक कमी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जहां तक मैं समझती हूँ, आज एकल परिवार, क्योंकि एकल परिवार होते चले जा रहे हैं और मैक्सिमम परिवारों में 1 या 2 बच्चे होते हैं। और अधिकतर परिवारों में क्या होता है, अगर माता पिता दोनों ही सर्विस पर हों तो बच्चा किनके सहारे पलता है? आयाओं के सहारे पलता है। तो आया उसको पाल तो देती हैं, बड़ा कर देती हैं, लेकिन वो उनको संस्कार नहीं दे सकती। जो संस्कार उन्हें माता पिता से मिलने चाहिए वो उनसे वंचित रह जाती हैं। तो आज की जो आधुनिक युग है या आधुनिक जीवन शैली है, हमें इन संस्कारों की और जो हमारा संवाद है, इन्हीं की कमी देखने को मिल रही है। आप खुद सोचिए, अगर बच्चा, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में बहुत सारे भाई बहन होते थे। अगर किसी बहन को प्रॉब्लम हुई तो वो अपनी बहन से साझा करती थी और वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, ये चीजें सब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं और बच्चे क्या है, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे तनाव लेते चले जा रहे हैं। और तनाव लेने के कारण वो अपनी बात को किसी से कहते नहीं है और माता पिता भी उनकी बात को उनसे पूछते नहीं है। उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज आ रहे हैं, उसके लिए भी जरूरत है कि माता पिता उनकी बात को पूछें कि ये परिवर्तन क्यों है। वो जाने कि ये परिवर्तन उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, उनके स्कूल में कोई ऐसे कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से कि स्कूल में कोई रीजन हो कि वो काम ना पूरा कर रहा हो, शिक्षक ने डांट दिया हो, या हो सकता है कि वो जहां बैठ रहा हो, जो उसके दोस्त हो, उनके कारण कोई परिवर्तन हो। यदि बच्चे से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, बच्चा जरूर बताएगा और जो मानसिक तनाव है वो उससे जरूर उभर पाएगा। दूसरा, आप माता पिता की अभिलाषाएं क्या होती हैं? हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चे की जो रुचि है उसके बारे में वो ध्यान ही नहीं देते। जबरदस्ती उन पर अपनी रुचि को थोप देते हैं, चाहे बच्चा उसमें कितना भी उसको प्रॉब्लम हो। अब बच्चा क्या है, तनाव में आकर, मतलब अगर वो इस बच्चे को कहीं कोचिंग करने भेज देते हैं, चला तो जाता है, लेकिन क्या होता है, वहां टीचर का प्रेशर, उधर माता पिता का प्रेशर, नंबर कम क्यों आए हैं, आपके नंबर उससे कम क्यों हैं, उस बच्चे से, क्योंकि आजकल क्या है, कंपेयर भी बहुत किया जाता है, तो जिसके कारण बच्चे को तनाव होता है। और इसी तनाव के कारण क्या होता है कि बच्चा गलत कदम उठा लेते हैं, जो आजकल आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे आत्महत्या के केस आ रहे हैं, कोटा में भी बहुत आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं। तो उन सब का रीजन यही है कि जो माता पिता की अभिलाषाएं या महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत अधिक हैं, तो बच्चों के मन को नहीं देखते कि बच्चा क्या चाह रहा है। इसके अलावा आप खुद देखिए कि बच्चे की रुचि के अनुसार अगर आप काम करने देते हैं तो बच्चा उसमें उभर कर सामने आता है, जिसका कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी हैं और भी हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संगीतकार, गायक ये सब ना होते, केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही लोग आगे बढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके साथ इसलिए बच्चे टीचर से ज्यादा अटैच रहते हैं, क्योंकि टीचर जानते हैं कि बच्चे की रुचि किधर है, वो उनको उधर की तरफ प्रेरित भी करते हैं। लेकिन वो माता पिता के तनाव के कारण क्या करते हैं कि उस तरफ चले जाते हैं जिधर उन्हें जाना भी नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा एक बात बता रही हूँ। अभी कुछ साल पहले क्या होता था, हाई स्कूल का रिजल्ट आता था, अखबार में आता था, सब लोग अखबारों में देखते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन अखबारों में आती थी। अब कुछ बच्चे, मान लीजिए थर्ड डिवीजन आ गई, डिप्रेशन में आ गए और आत्महत्याएं बहुत होती थी। उन दिनों इतनी आत्महत्याएं होती थी रिजल्ट आने के बाद कि अगर आप अखबार अगले दिन देखो तो बहुत सारे बच्चों की कि इसने केरोसिन से जल के मर गया या मर गई या फिर कोई जहर खा लिया, मतलब कुछ भी बहुत होता था। तो इस समस्या का समाधान क्या करा गवर्नमेंट ने कि जो
परसेंट डिवीजन है उनको ही खत्म कर दिया, केवल ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। और अब तो इतना इजी कर दिया कि बच्चा अगर फेल भी है तब भी पास है, और अगर दोबारा भी एग्जाम दे देता है। ये चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये क्यों करा? ताकि बच्चा तनाव में ना रहे, तनाव के कारण अपने आप की अपना जीवन खत्म ना करे, और आगे की जो भविष्य है उसको आगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आपकी लाइफ 10वीं या 12वीं क्लास में ही नहीं खत्म हो जाती, आगे बहुत बहुत भविष्य है, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इसीलिए सब ध्यान देने की जरूरत है कि माता पिता भी जरूर बच्चे से संवाद करते रहें कि वो बच्चे क्या चाहते हैं, क्यों परेशान हैं। अगर आप खुद सोचें, अगर जब भी पीछे मणिपुर वाला कांड हुआ है, अगर उनके माता पिता जिन लड़कों ने वो कांड किया था उनसे संवाद करते, तो क्या ये घटना घट सकती थी? कभी नहीं। ये सिर्फ संवाद की विलोपन के कारण ही ऐसी घटनाएं घटती हैं समाज में। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुदेश कुमारी मैम। एंड मैं अन्य शिक्षक गणों में से जानना चाहूंगा कि कोई भी शिक्षक गण जो भी अपने विचार रखना चाहता है वो रख सकता है, मेरा निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे सभी को अपने अपने विचार रखने की पूरी पूरी वो है। यहाँ उपस्थित जितने अतिथिगण हैं, सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित मंच पे जितने अतिथिगण हैं और जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं एंड साथ ही टीचर, सबको विश कर रहा हूँ, यहाँ के लिए वेलकम करता हूँ, जो यहाँ पे अपना अच्छा समय देकर यहाँ पर आए, क्योंकि सभी के पास आजकल समय की बहुत कमी है। आप किसी के लिए आप 1 घंटे के लिए किसी को बुला लेंगे तो उसके बाद हो सकता है 1 घंटे की जगह 2 मिनट का टाइम निकालेगा, वो अपनी उपस्थिति प्रेजेंट करेगा, वापस चला जाएगा। तो आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम। और मुझे मंच पे बुलाने के लिए मिस्टर ललित जी ने कॉल किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और साथ ही साथ मैं अपने शब्दों को स्टार्ट करता हूँ जो जिस विषय से मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ। तो सर ने कहा है कि जैसे आप टीचर हैं और बच्चे आजकल टीचर से ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं, तो उन्हीं की भावनाओं को, मतलब उनके जो मैंने विचार लिए बच्चों के, उन्हीं को मैं आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ, मतलब अपने बातों को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। मेरी एक स्टूडेंट्स है, क्लास 8 की है, नाम बता देता हूँ, साधना नाम है उनका, और वो बच्ची बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। अभी वो खेलने के लिए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट में उनका सिलेक्शन हो गया मंडल के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स का विचार था कि सर आप स्पोर्ट्स की ओर उसको ना ले जाएं, हमारा मन है उसको डॉक्टर बनाने का। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे का मन तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का मन पहले से है कि उन्हें डॉक्टर बनाना है। फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, अगर आपका बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हो तो प्लीज़ आप बच्चे को मत बोलिएगा, मैं उसको अपने आप समझा दूंगा। उसका मन कैसे चेंज करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बट आप बच्चे को मत बोलिएगा। मैंने उसको अपने साथ खिलाया अच्छे से। अब उसके विचार लास्ट में मंडल लेवल के बाद हम स्टेट लेवल के लिए जाने थे, वहाँ स्टेट में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, वो बच्चा अपसेट हुआ, वापस में लौटते में साथ में उसके साथ बैठा, मैं बातचीत करता हुआ आया। मैंने उनसे पूछा कि आपका बायोलॉजी में और विषय में क्या मतलब रुचि है या नहीं है, आपका मन कैसा है पढ़ाई में? बोले सर पढ़ाई तो अच्छी लगती है, थोड़ी बायोलॉजी भी अच्छी लगती है, बट आजकल अच्छी नहीं लग रही है। मैंने क्यों? बोले सर कोई जो नए सर आए हैं उससे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि जैसे पहले वाले पढ़ाते थे। देखिए मैं किसी टीचर के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चे के मन की भावना है कि जो पहले पढ़ाते थे वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, वो बड़ा इंटरेस्टेड पढ़ाते थे। तो बच्चे के अंदर एक टीचर की क्वालिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने उन्हें फिर समझाया कि कोई बात नहीं, टीचर के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपने उसको कितना समझा। अगर आप दोबारा उनसे डिस्कस करेंगे, हो सकता है वो आपको और किसी और विचार भावनाओं से बताएं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल दे दें आपको, लेकिन आप अपने मन को शांत करके मत बैठो। जब तक आप अपनी विचार अपने टीचर से रखोगे नहीं, आप उनसे बात नहीं करोगे, कैसे आपको समझाएंगे? उन्होंने बोला बेटा मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आया? आपने बोला यस यस सर। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब क्लास में यस सर यस सर, एक ही जवाब है यस सर। टीचर पूछेगा आ गया, कोई ऑब्जेक्शन, कुछ समझ में नहीं आया बताओ, एक बार रिपीट करें, तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर हो गया। तो टीचर की इतनी बड़ी गलती नहीं, मैं समझता हूँ बच्चों की ज्यादा गलती है उसकी। आप भी एक बार अपने विचार रखिए, उनसे बोलिए कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज आप बताइए, तो टीचर जरूर बताएगा। और जैसे मैं आपको बताया था उस बच्चे की बात और उनके पेरेंट्स की बात,
मैंने उसको भी चेंज किया, बच्चे का मूड चेंज किया कि बेटा आपको लाइफ में बनना क्या है एक्चुअली। बोले सर मैं वैसे तो स्पोर्ट्स में, अदरवाइज डॉक्टर। तो मैंने कहा बेटा मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आपका इंटरेस्ट भी है, तो आप डॉक्टर फील्ड में जाएँ। मैंने उसको स्पोर्ट्स से भी चेंज कर दिया, ना उसके पेरेंट्स को पता दिया, उस बच्चे को सोचने में दिया। बात समझ रहे हैं? मैंने उस बच्चे को नहीं बताया कि मैं आपको स्पोर्ट्स से चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब मेरी भावना नहीं थी, उनके पेरेंट्स की भावना थी। और रियल में मैंने उसके मन को चेंज भी किया, उसे समझाया अच्छे से कि आप अपनी डॉक्टरी लाइन की ओर आगे बढ़ो, जिसमें आपको जाना है, आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस करना। और मैं कल ही उनके पेरेंट्स से मिलने भी गया था घर लास्ट में, तो मैंने उनके पेरेंट्स से यही बोला कि आप प्लीज़ बच्चे से कुछ मत कहिएगा, कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप उनको डाँटिएगा मत, आप मुझसे बोलिएगा, मैं उनको समझाऊँगा। और मैं समझता हूँ बच्चे अच्छे से बहुत अच्छी है, वो समझ जाएगी। तो मेरे कल का विचार मेरा ये था और उन बच्चों ने अपने आप को मन में भी चेंज किया। ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी मैंने जो अपनी कोशिश की वो मैंने पूरा प्रयास किया और बच्चे का मन भी चेंज हो गया। एक्चुअली मैं फिजिकल का टीचर हूँ, गेम्स, स्पोर्ट्स मैं कराता हूँ। तो साथ ही साथ मेरे अंदर एक चीज़ और है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मतलब ट्रेनिंग देता हूँ सबको। चाहे वो एनिमल्स है, चाहे इंसान है, किसी को भी ट्रेंड करना है मैं ट्रेंड कर दूँगा। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, आप ये नहीं कहोगे उसको मारना, पीटना, कैसे समझाना। एनिमल से कैसे कह सकते हो आप हैंड्स अप करो, लेग अप करो, आप एनिमल को कैसे सिखाओगे? वो एक ट्रेनिंग मेथड होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मैंने डॉग्स को ट्रेन किया था अभी लॉकडाउन में। जॉब तो ऐसी स्कूल वगैरह तो ऑफ चल रहे थे, तो मैंने एक डॉग को ट्रेन किया। उनको ट्यूशन देनी थी मुझे। 4-5 हज़ार मुझे एक ही महीने का मिला, शायद बच्चे को पढ़ाता नहीं मिलता मेरे को एक बच्चे का, लेकिन एक डॉग को ट्रेन देने का मेरे को मिला। उस डॉग को सिंपल चीज़ें सिखानी थी, उसको यहाँ से लेके यहाँ बैठना है, सिट डाउन करना है, अप करना है, गेट ओपन करना है, ठीक है? और अगर उसके सामने भोजन रखा है तो उसको खाना नहीं है, नो। तो वो सीधा बैठ जाएगा, उसको खाना ही नहीं है। आप कितने प्रेस करना वो नहीं खाएगा। तो सिर्फ मैंने क्या किया, एक ट्रेनिंग मेथड का यूज़ किया और वो ईज़िली हो गया। वही ट्रेनिंग मेथड अगर हम हर चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो आई थिंक मैं समझता हूँ हर बच्चा महसूस कर लेगा उस चीज़ को। जो आप चाहते हो वो बच्चा करेगा। बट साथ ही साथ हमारे जो अभिभावक हैं, वो भी बच्चे की भावना को नहीं समझते और पहले अपने विचार डाल देते हैं, उसको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आपके विचार जो हैं अपने टीचर्स को ज़रूर बताओ। आप क्या अपने बच्चे को बना चाहते हैं, जो उनको जिस बच्चे का लगाव जिस टीचर से है, आप उनको बताओ कि मेरा विचार जो है अपने बच्चे के लिए ये है और मैं उसको ये बनाना चाहता हूँ सर। इसके लिए आपके क्या विचार हैं? तो टीचर बताएगा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको समझाऊँगा क्योंकि मेरी बात अच्छे से समझता है, तो मैं उसको ईज़िली उस मोड़ पे ले आऊँगा। थैंक यू ऑल। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। एंड अब मैं प्रियंका मैम से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रियंका मैम आप स्टेज पे आएँ और अपने शब्दों से आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट हों, जिससे बच्चे कुछ बोलें। जब से संवाद एक कड़ी शुरू हुआ है, तब से हमारे बच्चों ने मुँह पे टेप लगा रखी है। बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि बच्चे अपने मन की बात बोलें, जिससे संवाद एक कड़ी को पूर्ण रूप मिल सकेगा। जैसा Hello, good evening all. I'm Priyanka Singh. I'm the principal of CNS Academy. तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। खड़े होकर प्लीज़ वन बाय वन अपना नाम बताइए, अपनी क्लास बताइए, कहाँ पर आप पढ़ते हैं, स्कूल का नेम बताइए। यस, मेरा नाम दीपिका है। मैं 8th क्लास की छात्री हूँ। ओके। 8th क्लास की हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? बर्दवादी कम्युनिटी कॉलेज। ओके। कोई आपकी एम्बिशंस है, मतलब क्या सोचा हुआ है आपने कि फ्यूचर में आपको क्या करना है? सिंगिंग करनी है। सिंगिंग करनी है, वेरी गुड। आप सिंगिंग करते हैं अच्छे से, तो पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना? स्कूल में भी सिंगिंग करते हैं, पूरा सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वेरी गुड। मैं तो सोचती हूँ कि इसके पेरेंट्स को भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सिंगिंग में है तो बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसको पूरा सपोर्ट कीजिए। और पेरेंट्स, वैसे आजकल कुछ पेरेंट्स हैं जो साथ देते हैं, कुछ ही लोग हैं जो एक जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को देख के उसमें अपने बच्चे को देखने लगते हैं कि काश फ्यूचर में मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। किसी इंजीनियर को देखते हैं, अच्छे उसकी सैलरी सुनते हैं,
तो फिर उनके उसमें क्या होता है, माइंड में अपना बच्चा आने लगता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा भी ऐसा करने लगे, तो वो उस पे थोपने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों पे प्रेशर ना डालें। सबसे पहले उनको ड्रीम्स को देखें कि वो क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, फिर उनको सपोर्ट करें। नेक्स्ट। Hello, my name is Tisya Madan and I'm in class 8 and I'm studying PD Science Public. Very good. And what's your ambition? What do you want to be in future? A singer or an artist. Artist. Very good. You are good in art. Okay. And singing? दोनों में ही है। स्कूल में भी सिंगिंग करते हैं? वेरी गुड। एंड पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? कुछ कहती हैं मम्मा या पापा कि आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है या जेई मेंस के लिए करना है? कुछ नहीं कहती हैं। जो आप बनना चाहते हो तो आप वही बनना। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा नाम मनीषा है, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। बीए फर्स्ट ईयर में आप हैं कॉलेज में? कौन से कॉलेज में हैं? गोकुलदास गर्ल्स कॉलेज। वेरी गुड। क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास? इंग्लिश और म्यूजिक और एजुकेशन।